नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बसंत कन्या महाविद्यालय संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके 5वें मॉड्यूल में हम लोग हैं। 5वें मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यूज एंड डिबेट्स ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स, commercialization of agriculture, drain of wealth during the first half of 19th century। इसके दूसरे व्याख्यान में हम लोग हैं और हमारे दूसरे व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्रिटिश राज। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना से पूर्व किस तरह की आर्थिक जो परिस्थितियां थीं और जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति क्या थी। उसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने भारत में अलग अलग जो उद्योग हैं उन उद्योगों के ऊपर बात की। अगर हम देखें तो भारत में ऐसे तमाम उद्योग थे जो फल फूल रहे थे। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की और भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ, चूंकि ये भारत में जो आर्थिक इतिहासकार हैं, विशेष तौर से जो भारतीय और इसके अलावा जो भारत में मुख्य तौर पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे काम करने वाले लोग हैं, उनका जो आर्गुमेंट है कि कैसे भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसकी जब स्थापना होती है तो उस शासन की स्थापना के पश्चात भारतीय उद्योगों का पतन हमें दिखाई पड़ता है। भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, विशेष तौर से ऐसे केंद्र जो उत्पादन का केंद्र रहे, जो निर्यात का केंद्र रहे, वो एक तरीके से पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं और फिर वो पतन उनका हो जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का समाज जो एक समय यूरोप से भी ज्यादा समृद्धशाली था, 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें उस समय तक, उसकी स्थिति आगे आने वाले दिनों में दिन पे दिन बदतर होती चली जाएगी। तो उसके पीछे की कई सारी कारण हम लोग देखें। जैसे हम लोग अकाल के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि कैसे अंग्रेजी शासन की नीतियां भारत जैसे एक कृषि संपन्न देश में लोगों को अनाज की कमी के कारण अपना जान गंवाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे जो भारत एक समृद्धशाली देश था वहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो हम लोग ये भी देखने की कोशिश की है कि भारत में जब अलग अलग तरह से यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां आ रही हैं और उनके साथ जो ऐसी व्यापारिक कंपनियां हैं जो भारत में आके अपने व्यापार को कर रही हैं, वो धीरे धीरे भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठा के यहाँ पे अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम करने में सफल होती हैं। उनमें से एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी के सत्ता में आते ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारतीय जो उद्योग हस्तशिल्प जो केंद्र हैं उन केंद्रों का पतन हमें दिखाई देता है। तो ऐसे क्या कारण है? चूंकि वो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए भारत आई थी। भारत में अलग अलग किस्म के व्यापारिक श्रेणियां हमें दिखाई पड़ती हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि किस तरीके से कपड़ा उद्योग है, रेशम उद्योग है, कपड़ों की अलग अलग जो गुणवत्ता है उसका निर्माण करने वाला जो एक बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है जिसको हम बुनकर वर्ग कहें, वो यहाँ काम कर रहा है और उनकी कारीगरी पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और विश्व के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के तमाम जो भारतीय वस्त्र हैं उन वस्त्रों का जो एक तरीके का अगर हम देखें कि जो मांग है वो वहां हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय व्यापारी और भारत का व्यापार विश्व के बाजार में अपने वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से भारी संख्या में धन कमा रहे थे, जिसमें नजर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और इसलिए हम देखते हैं कि कंपनी आते ही सत्ता में जब वो राजनीतिक तौर पर स्थापित होती है 1757 में जो है प्लासी के युद्ध के बाद और उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से जब कंपनी को भारतीय शासन सत्ता प्राप्त होती है तो वो केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि व्यवस्था में ही परिवर्तन नहीं करती, वरन अगर हम देखें तो भारत में जो आर्थिक
तौर पे वो नीतियों का निर्माण करती है, वो कंपनी के फायदे के लिए होती है और भारतीय जो यहाँ स्थानीय उद्योग जो समृद्धशाली अवस्था में थे, एक तरीके से वो गर्त में चले जाते हैं। और इसी परिस्थिति को जो भारतीय आर्थिक इतिहासकार हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जिन्होंने इस पे काम किया है, अगर हम उनके विचार को पढ़ें तो पाएंगे कि वो कैसे बताते हैं आंकड़ों सहित कि भारत में जो उद्योग है वो धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। इनमें प्रमुख तौर पे हम आरसी दत्त की अगर बुक कहें, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या अगर हम बात करें दादा भाई नरौजी की जो थियरी है, पावर्टी बुक है, जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, या चाहे हम एनजी रंगा की किताब की बात करें, या बाद के वर्षों में जितने भी राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतक या विचारक हुए, अगर हम उन चिंतकों और विचारकों को की किताबों को देखें, जैसे रजनी पाम दत्त का इंडिया टुडे, या बिपिन चंद्र की बुक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, या अगर हम जो है और दूसरी किताबें जिनमें धर्म कुमार की जो बुक है कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन किताबों को अगर देखें तो उसमें एक जो मेजर आर्गुमेंट या मेजर जो विचार प्रस्तुत किया गया है, वो विचार यह आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कैसे जो है भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही एक बड़े पैमाने पे जो आर्थिक नीतियां हैं, उन्होंने भारतीय उद्योगों का ह्रास करने और साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजी व्यापार को फायदा पहुंचाने वाली थी, और इसकी वजह से भारतीय उद्योग पतन की ओर चले गए। तो इसी संदर्भ में आज हम अपनी बातों को रखेंगे और उन कारणों के बारे में भी देखने या समझने की कोशिश करेंगे कि किन ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं, कौन से ऐसी नीतियां रहीं अंग्रेजी शासकों की, जिनकी वजह से भारत में इस तरह का जो औद्योगिक विऔद्योगिकरण है, यानी उद्योगों का जो ह्रास है, वो हमें दिखाई पड़ता है, जैसा आर्थिक विचारक कहते हैं। तो अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं, तो मैंने यहाँ एक संदर्भ का जिक्र किया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का वो एक विचार है, जब वो भारत में अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों या भारत में जो भारतीय उद्योग हैं उनके पतन के विषय में ये बात रखते हुए वो बोलते हैं कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शासन सत्ता की स्थापना के पहले ही दिन से जिस तरीके से उन्होंने अपनी भारत में जो आर्थिक नीतियां थीं या जो नीतियों का उन्होंने निर्माण किया, उन नीतियों ने भारत को एक बड़े स्तर का कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, और भारतीय उद्योग और भारतीय व्यापारी उनकी स्थिति खराब हो गई, और दूसरे तरफ जो इंग्लैंड के उद्योग हैं और इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं उनकी स्थिति समृद्ध हुई। तो इस तरह का जो ये विचार है या जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको पढ़ें तो आप पाएंगे वो पूरा सारगर्भित तरीके से एक पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे जो अंग्रेजी शासन है, वो अंग्रेजी शासन भारत में अपनी नीतियों के माध्यम से भारतीय उद्योगों के पतन का कारण बना। इसके साथ ही अगर हम देखें, जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे, और अगर हम उस परिभाषा के भी ऊपर आए या उस तथ्य को भी समझने की कोशिश करें कि आखिर में विऔद्योगिकरण जो है वो किसे कहा गया या किसे माना जाता है इतिहास में। तो इतिहास में अगर हम बात करें, खास तौर से भारत में औपनिवेशिक इतिहास में जो विऔद्योगिकरण है, वो विऔद्योगिकरण मुख्य तौर पे अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद भारतीय उद्योग और देशीय जो व्यापार है उसमें आने वाली गिरावट, और साथ ही साथ अंग्रेजी नीतियों के चलते उसमें होने वाले ह्रास और पतन को कहा गया है। इसी को एक अगर हम कहें एक शब्द में जो व्याख्यायित किया गया है, वो शब्द है विऔद्योगिकरण। तो इसमें हम देखेंगे, उसके पहले कल के अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाएंगे, जब हम भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व उद्योगों की बात कर रहे थे, तो उसमें से एक तथ्य ये भी था कि कैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अंग्रेजी शासन से पहले 23% जो है उसका योगदान है विश्व व्यापार में, और इसके साथ ही साथ भारतीय जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनका जो अगर हम देखें मांग, वो पूरे विश्व में हमें दिखाई पड़ता है, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व के बाजार में भारतीय जो
जो उत्पाद हैं उनका एक बहुत बड़ी मांग हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी काल में ये परिवर्तित हो गई और उनकी जगह जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं वो भारतीय बाजारों में छा जाती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें ऐतिहासिक तौर से, तो ऐतिहासिक तौर से जो भारतीय उद्योग हैं वो काफ़ी समृद्धशाली रहे थे। चाहे अगर हम बात करें जो कपड़ा उद्योग हो, चाहे अगर हम बात करें खनन उद्योग या धातु उद्योग, या अगर हम बात करें जहाजरानी उद्योग या और दूसरे विशेष हस्तशिल्प उद्योगों की बात करें, उनका भी भारी संख्या में अगर हम देखें तो जो समृद्धि है वो अंग्रेजी शासन काल के पूर्व दिखाई देती है, जो अपने कला कौशल और अपने निर्मित की गई वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। जिसमें अगर हम देखें मुख्य तौर पे धातु के जो उत्पाद थे उनके जो केंद्र हैं वो बनारस है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है, नासिक है, पुणे है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, तंजौर है, सियालकोट है, लाहौर है। इन जगहों पे जो धातु से बनी हुई वस्तुएं हैं, जो सामान है और उसकी कारीगरी के लिए ये केंद्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे अंग्रेजी शासन से पूर्व। और इनके बनाई गई वस्तुओं की जो मांग है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हमें दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें भारत में जो कपड़ा उद्योग है उस वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यूरोप में जो कपड़ा संबंधी जो मांग है मुख्य तौर से भारतीय सूती वस्त्रों की, क्योंकि भारत के जो वस्त्र है उसकी कारीगरी इतनी कुशल होती थी कि वो बहुत ही आरामदायक होते थे, वो मुलायम होते थे, जिसकी वजह से उसकी मांग पूरे विश्व में हमें दिखाई पड़ती है। और मुख्य तौर पे यूरोप में उसकी बहुत बड़े पैमाने पे मांग है, या अगर हम कहें यूरोप भारतीय वस्त्र का एक सबसे बड़ा बाजार के तौर पे काम कर रहा था, जहां भारी संख्या में भारतीय वस्त्र केवल सूती ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें रेशमी और उसके साथ ही अलग अलग किस्म के वस्त्र जो छीट वाले वस्त्र है, इसके अलावा मुलायम ऊनी वस्त्र हैं, इसके अलावा जो है मलमल, जो भारतीय मलमल है उसका भी जो रेशम से बना हुआ एक प्रकार का वस्त्र होता है जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के कारण जाना जाता है या विश्व प्रसिद्ध है, उसकी भी मांग हम पूरे भारत में दिखाई, माफ कीजिएगा, केवल भारत में नहीं पूरे यूरोप में, और यूरोप के साथ साथ मध्य पूर्व में और इसके साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पे दिखाई देते हैं। जिसके से जो केंद्र थे जहाँ से वो चीज़ें निर्यात होती थी वो सूरत में हमें दिखता है, ढाका में दिखता है, मुर्शिदाबाद में दिखता है, मछलीपट्टनम में दिखता है। ये उसके सबसे महत्वपूर्ण निर्यात के केंद्र हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जो अलग अलग हस्तशिल्प कला केंद्र हैं उनके द्वारा बनाई गई जो अलग अलग किस्म के जो उत्पाद थे उन उत्पादों, चाहे अगर हम बात करें, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि कैसे हाथी दांत के आभूषण है या और दूसरे स्वर्ण आभूषण हैं या जो है बहुमूल्य पत्थरों पे की गई कारीगरी हो, या अगर हम बात करें अलग अलग किस्म के जो हाथ से बने हुए उत्पाद हैं उनका बड़े पैमाने पे भारतीय जो कुशल कारीगर थे उनके कारीगरी की मांग, चूंकि वो गुणवत्ता में बहुत श्रेष्ठ होते थे तो उनके उत्पादों की मांग पूरे विश्व में हमें दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसकी स्थापना के साथ ही ये चीज़ें धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ती है, जो कंपनी के शासन में भी हमें दिखाई देती है। और इसके साथ ही साथ क्राउन का जब भारत में शासन स्थापित होता है 1857 के बाद, तो वो भी हमें पूर्ण रूप से उसी ढर्रे पे जाता हुआ दिखता है, जिसकी वजह जिसमें भारत के जो स्थानीय और देसी उद्योग हैं, जो भारत की स्थानीय बनी हुई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का एक तरीके से मांग विश्व बाजार में घटता चला गया, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने उन वस्तुओं को बनने ही नहीं दिया। तो उसकी जगह जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं या जो अंग्रेजी उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़नी शुरू हुई, और इस तरह से जो भारतीय उद्योग हैं, जो भारतीय उद्योग पे निर्भर कारीगर हैं और जिनके घर उससे चलते थे, जिनके रोजगार का मुख्य साधन यही था, वो धीरे धीरे जो है भूखों मरने की ओर आगे बढ़ते हैं। यही कारण है जब हम अकाल की बात कर रहे थे पिछले व्याख्यान में, पिछले मॉड्यूल के, तो उसमें अकाल के विषय में हम लोगों ने ये बात की थी कि कैसे केवल खाद्यान्न की ही कमी नहीं वरन भारतीय उद्योगों के पतन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी ने भी भारत में बड़े पैमाने पे अकाल को बढ़ाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए जब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगिकरण के कॉन्सिक्वेंसेज या कारणों की बात करेंगे तो उसमें अकालों के आने के पीछे का एक कारण मुख्य रूप से ये होगा। बेरोजगारी तो होगी ही होगी, किसानों का शोषण तो होगी ही होगी। तो ये तमाम तरह के कारण जो है जो परिणाम जो है वो हमें विऔद्योगिकरण के बाद दिखाई देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से ऐसे कारण रहे थे जो भारत में जिन्होंने विऔद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण माना जाता है, वो माना जाता है भारत में जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियाँ रही हैं, अंग्रेजी शासन की जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं, वो आर्थिक नीतियाँ भारत में विऔद्योगिकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दिखाई पड़ती हैं। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से अंग्रेजी शासन ने भारत में अपनी जो आर्थिक नीतियाँ बनाई, वो आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योगों के लिए किसी विध्वंसक की तरह काम करती रही, जिन्होंने भारत में जो ग्रामीण और साथ ही साथ जो स्थानीय बाजार था, उन बाजारों को एक तरीके से पूर्ण रूप से उनकी आत्मनिर्भरता न केवल खत्म कर दिया बल्कि भारतीय जो बाजार या भारतीय जो उत्पादक व्यवस्था थी उसको एक कच्चे माल के व्यवस्था के रूप में बदल दिया गया जो उसका उपभोग करने वाली थी। जो गुड जो बने हुए सामान इंग्लैंड से आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम और एक चीज़ देखें तो भारत में जो मुख्य तौर पे जो भारत से सामान इंग्लैंड में जा रहा है, अगर 1757 से पूर्व में ही देखें, जब भारत में कंपनी एक युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करती है, तो उसके पूर्व की परिस्थितियों को भी अगर हम देखें 1720 या उसके 1719 और 20 के आसपास, तो इंग्लैंड में भारतीय उत्पादों का बहुत बड़ा जो मांग था, उस मांग को कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। विशेष तौर से जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, उन स्थानीय सरकारों ने भारतीय सामानों के ऊपर बहुत भारी संख्या में टैरिफ लगाए, जिससे कि भारतीय जो उत्पाद हैं जिनका निर्यात ब्रिटेन को हो रहा था और ब्रिटेन में उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, दाम बढ़ जाए, जिसकी वजह से उनका मांग कम हो। यही कारण था कि अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे जो स्थानीय मुख्य तौर पे जो अ, एक तरीके से जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, वो अंग्रेजी नीतियां इस पे काम कर रही थी। और दूसरे तरफ ये स्थिति भारत में थी, जब कंपनी अपना शासन स्थापित कर ले रही कर की तो उन्होंने भारत आने वाले जो अंग्रेजी उत्पाद हैं, उन अंग्रेजी उत्पाद पे जो लगने वाला प्रवेश शुल्क है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से वो सस्ते हो गए और सस्ते होने की वजह से जो भारतीय जो उत्पाद हैं उनके सामने वो आसानी से टक्कर ले सकते थे और भारतीय उत्पाद धीरे-धीरे बाजार में उनकी मांग कम होने लगी, केवल भारत में ही नहीं। तो अगर हम देखें जो अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाई जिसमें उन्होंने जो निर्यात कर है या आयात शुल्क है, उसमें व्यापक तौर पे बदलाव किया और समय के साथ धीरे-धीरे इसको जारी रखा। अलग-अलग कंपनी के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हम देखेंगे तो इस तरह की नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए जाते रहे। मुख्य तौर पे जैसा मैंने बताया कि जो भारत से इस तरह के उत्पाद जो इंग्लैंड जाते थे, न उनको उनके ऊपर जो आयात शुल्क है इंग्लैंड में जो भारतीय वस्तुएं निर्यात होती हैं उनके ऊपर अधिकतम लगा दिया। कई-कई जगह तो 500 गुना टैरिफ लगाया गया, जिसकी वजह से भारतीय उत्पाद इतने महँगे हो गए कि इंग्लैंड में धीरे-धीरे उनकी माँग कम होने लगी। दूसरा जो है अगर हम देखें भारत में जो इंग्लैंड से आने वाली वस्तुएँ थीं, उनमें जो है आयात शुल्क कम कर दिया गया। तो भारतीय जो स्थानीय उत्पाद थे जो भारतीय लोगों के लिए वो महँगे साबित हुए क्योंकि जो मशीनों से बने हुए उत्पाद जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के कारखाने में, वो सस्ते रहे इसलिए उनकी माँग बढ़ती चली गई और भारतीय उद्योगों की जो उत्पादों की माँग है वो घटती चली गई। तो माँग घटी तो उत्पादन घटा, उत्पादन घटेगा तो उसका असर जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उन पे पड़ेगा। तो धीरे-धीरे जो है जब ऐसी परिस्थिति आई तो उसमें लगे हुए लोग और उद्योगों की स्थिति वो पतन की ओर चली गई। तो इस और विशेष तौर से अगर हम देखें तो इसमें जो भारतीय कपड़ा उद्योग है, चूँकि बड़े पैमाने पे कपड़े का व्यापार भारत से हो रहा है, उसके ऊपर विशेष असर पड़ता है और इसलिए जो भारतीय बुनकर समुदाय है या भारतीय जो कपड़े के व्यापारी हैं
और भारत में जो कपड़ा उद्योग था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा इस तरह की नीतियों के चलते। यही कारण है कि एक अंग्रेज अर्थशास्त्री उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई भारत की सत्ता होती तो भारतीय उद्योगों को इस तरीके से जो है वो बलिदान न होने देती अंग्रेजी उत्पादों के सामने या अंग्रेजी उद्योगों के सामने। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के उद्योगों के बलिदान से ही इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ। तो एक तरफ अगर हम देखें जो भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां रही, उन आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया। भारतीय उद्योग जितना 18वीं शताब्दी में था उससे कभी ऊपर उठा ही नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए धीरे धीरे अपने अवनति की ओर चला गया। और अगर हम देखें उस समय विश्व के अलग अलग देशों में औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ भारत में इस तरह की कोई भी परिस्थितियां नहीं तैयार की गई, स्पेशली जो भारत में शासन करने वाला अंग्रेजी शासन था उसके द्वारा, जिससे भारत का औद्योगिकरण हो सके। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भारत उनके लिए एक बाजार है और अगर अंग्रेजी उद्योगों, अंग्रेजी व्यापारियों को लाभ कमाना है तो भारतीय बाजार को इसी तरह से सतत बनाए रखना होगा। उससे पूर्व भारत बाजार ही नहीं था, भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक था। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, कैसे 23% जो भारतीय उत्पाद थे या भारत का जो व्यापार था वो विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा था। लेकिन आप 1947 तक देखें तो वो घट के 4% या कहीं उसके आसपास या उससे भी कम दिखाई देगा। तो जो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ पिछले 150 सालों में जो भारत में अंग्रेजी शासन रहा, उसने भारत में उद्योगों का ही ह्रास नहीं किया बल्कि भारतीय जनता को निर्धन और एक गरीब समाज में के तौर पे भारत को बदलने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अगर हम देखने की कोशिश करें और क्या हो रहा है, इसी तरह से भारत में जो वस्त्र हैं जिनकी मांग बड़े पैमाने पे इंग्लैंड में हो रही है, उस मांग पे एक इंग्लैंड के जो व्यापारी और लेखक हैं उन्होंने सटायर के तौर पे आलोचना करते हुए अपनी सरकार से ये कहा, अपनी लेखन के माध्यम से, जिनका नाम डेलियन डेफोए है, वो कहते हैं कि कैसे जो भारत के जो वस्त्र हैं वो अंग्रेजों के या जो अंग्रेजी जनता है उसके कमरों में, उसके बेडरूम में, उसके जो है घरों में वो जगह बना चुके हैं जो भारतीय वस्त्र हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय मलमल और दूसरे बहुमूल्य वस्त्र हैं वो यहाँ तक कि उनके सोफों पे, उनके उनकी कुर्सियों पे और इसके साथ ही साथ हर उस जगह पे, चाहे वो मैट्रेस ही क्यों ना हो या उनके खिड़कियों पे टंगने वाले पर्दे क्यों ना हो, उन जगहों पे उनका जो है एक तरीके से कब्जा है। तो अगर हमें भारत के व्यापार को रोकना है, जो इस इंग्लैंड कर रहा है और भारतीय निर्यात को, तो ज़रूरत यह है कि भारत से आने वाले इन सामानों के ऊपर अत्यधिक कर लगाया जाए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखेगा आगे चल के और उसके लिए इंग्लैंड की जो स्थानीय सरकार है उन्होंने ये तमाम इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने यहाँ जो भारतीय वस्त्र हैं उन वस्त्रों के ऊपर जो है न केवल कानून बनाए गए बल्कि साथ ही साथ सरकार द्वारा उनके ऊपर अलग अलग तरह से जो ड्यूटी कर है वो लगाया गया, जिससे कि उनके दाम बढ़ जाएं और इसके साथ ही साथ और दूसरे जो भारतीय सामान या उद्योग हैं से आने वाले जो उत्पाद हैं उनको इंग्लैंड में आने से रोका जा सके। यही कारण है कि जब भारत में अंग्रेजी सरकार की स्थापना होती है तो इस दिशा में और भी व्यापक तौर पे कदम उठाए जाते हैं। मुख्य तौर पे इसके लिए जो इंग्लैंड के का व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी वर्ग ने भी अपने सरकार के ऊपर ये दबाव डाला कि भारतीय उत्पादों की मांग को कम करने के लिए सरकार हर तरह से कदम उठाए और ज़रूरत पड़े तो उनको उनके ऊपर जितना भी हो सके टैरिफ लगाए, जिससे कि जो अंग्रेजी उत्पाद और अंग्रेजी उद्योग हैं वो फले फूले। तो इसका प्रभाव भी हमें दिखता है। जैसे अगर हम देखें, मैंने कुछ उदाहरण के लिए यहाँ कुछ तथ्यों को लिखा है। जैसे 1720 में अगर हम देखें, इंग्लैंड इस तरह के कानून बनाता है जिसकी वजह से भारत में के जो कपड़े हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे इसके अलावा जो
जो छापाई वाला वस्त्र है, यानी जिसपे अलग अलग किस्म के डिजाइन बनाए गए हैं छाप कर, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। रंगीन कपड़ों पे भी प्रतिबंध लगाया जाता है। यहाँ तक कि वो एक उदाहरण मिलता है कि एक महिला जिसके पास भारतीय कपड़ों से बना हुआ जो है रुमाल था, उसके पास मिला, तो 1760 ईस्वी में उस पे 200 पाउंड का फाइन, या अगर हम कहें कि जुर्माना लगाया जाता है कि वो उसने भारतीय वस्त्र से बने हुए रुमाल को अपने पास रखा। इसके अलावा और भी तमाम तरह के जो कर हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं, थोपे जाते हैं, जिससे कि भारतीय वस्त्रों के निर्यात को इंग्लैंड में रोका जा सके। और जब मैंने बताया कि अब इसके कुछ समय बाद जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना होगी, तो वो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हुए भारतीय स्थानीय उद्योग को हतोत्साहित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, जिससे भारतीय उत्पाद, भारतीय उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर चले जाएंगे। तो यही कारण है कि अगर हम देखें कि कंपनी में जो जब कंपनी के शासन की स्थापना हुई, तो कंपनी ने मुख्य तौर पे जो बंगाल में बुनकर समुदाय था, उस बुनकर समुदाय के इसको एक तरीके से अपने अधीन नियंत्रित करने की कोशिश की, और साथ ही साथ उनको अपने लिए उत्पादन पे मजबूर किया कि वो कंपनी के लिए ही केवल बुनकरी का काम करें। आगे चल के धीरे धीरे इसे विदेशियों के लिए भी करने से रोक दिया गया, और साथ ही उन बुनकरों को एक तरीके से कंपनी के ऊपर निर्भर कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें, मैंने इसी में कई सारे ऐसे तथ्य लिखे हैं जिसमें अगर आप देखेंगे जो हमारे स्क्रीन पे हो रहा है, उसमें ये बताया गया है कि कैसे जो कंपनी है वो बुनकरों के ऊपर जो बंगाल में है, उनको तमाम तरह से एक तरीके से शोषण के का काम करेगी आगे आने वाले समय में। एक तो बुनकरों को मजबूर किया गया कि वो कंपनी के लिए ही कपड़ा बुनने का काम करे, साथ ही उनको यहाँ तक कह दिया गया कि किसी और के लिए वो कपड़ा ना बुने। भारतीय व्यापारियों तक को करने से मना कर दिया गया कि जो स्थानीय बुनकर है वो भारतीय व्यापारियों के लिए भी इस तरह के कपड़े को बुनेंगे नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये भी पता चलेगा कि कैसे जो एक बड़ा बुनकर समुदाय है वो धीरे धीरे एक तरीके से उसकी स्थिति वो सामान्य से असामान्य होना शुरू हो गई। इसके अलावा बुनकरों को यह भी कहा गया कि अपने लिए जो वो कच्चे उत्पाद हैं, उन उत्पादों को वो कंपनी से खरीदेंगे। तो कंपनी क्या कर रही है, भारत से ही पैदा होने वाले कपास को अपने लिए ऊंचे दामों पे वो बेच रही है, और साथ ही साथ बुनकरों को मजबूर कर रही है कि बुनकर केवल वही कपास खरीदें जो कंपनी बेच रही है। तो एक तरीके से कंपनी ने एकाधिकार बाजार स्थापित करने की कोशिश की, और जो लोग उनकी बात नहीं माने या जिनकी हैसियत नहीं रही, उन्होंने ये काम छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कई जगह इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी ने बुनकरों के अंगूठे काट दिए। तो वास्तव में उन्होंने ये किया कि जो कंपनी के द्वारा जिस तरह की नीतियां बनाई गई, वो नीतियां इतनी कठोर हैं कि भारतीय बुनकरों ने वो काम छोड़ दिया, और इससे भारतीय उद्योग तेजी से पतन की ओर बढ़ना शुरू हुआ। स्पेशली जो कंपनी ही नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी के व्यापार में लगे जो तमाम लोग हैं, वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, और एक तरीके से जो भारतीय बुनकर समुदाय या कपड़ा उत्पादक वर्ग था, वो घाटे में जाता रहा। और लाभ किसको मिल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें अगर हम देखें, इन्हीं परिस्थितियों में जो भारतीय कपड़ा उद्योग है, उसकी स्थिति दिन पे दिन खराब होती गई, और उसके बाद वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा अगर हम देखें बदलाव, या कह लीजिए कि इसमें और तेजी आती है भारतीय उद्योगों के पतन में, उसके में तेजी आती है 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में एक नियम बनाया गया कि भारत में जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त कर दिया गया। इससे पहले भारत में जो व्यापार करने के लिए केवल एक ही कंपनी जिम्मेदार थी इंग्लैंड की ओर से, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटेन की संसद ने 1813 में का जो चार्टर एक्ट बनाया, उसमें अब ये चीज समाप्त कर दी गई। मतलब इंग्लैंड से बड़े पैमाने पे ऐसे लोग या कंपनियां या व्यापारी अब भारत आ सकेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त होंगे। इस तरह से भारतीय बाजार को न केवल उनके लिए खोल दिया गया, बल्कि दूसरे तरफ अगर हम देखें तो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ा दी गई, और उनके सामने भारतीय व्यापारी कहीं भी
टिकने वाले नहीं हैं। दूसरा ये है, इंग्लैंड में इसी समय जैसा मैंने बताया जो औद्योगिक क्रांति है, उस औद्योगिक क्रांति ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूर्णतः जो नियंत्रण है वो हम देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जैसा मैंने बताया कि बनाए गए जो उत्पाद हैं मशीनों से, वो उत्पाद कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, जैसे कि एक एक तरीके का सिस्टम जिसको डेवलप किया गया शुरुआती दौर में, ददनी प्रथा बोलते हैं उसको, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कि इंग्लैंड के व्यापारियों से सीधे गए और उन्होंने भारतीय बुनकरों को सामान दिया और कहा कि आप उनके लिए बुनकर जो है कपड़ा बनाएं, और वो भारतीय व्यापारी भी इस तरह का काम करते थे। तो उसमें क्या होता था कि भारतीय बुनकर कपड़ा बना रहे हैं, उनके लिए मजदूरी और साथ ही कपड़े की लागत वो कौन देगा, जो बनवा रहा है, यानी जो एक व्यापारी है। उसके बाद वो बने हुए माल को अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना फायदा रख के बेचेगा। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा गया, जो उसी समय शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे हाथ और मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन ज़्यादा भारी पड़ेगी हाथ के ऊपर, क्योंकि मशीनों से एक साथ हम बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं और कम रेट में भी कपड़े बना सकते हैं। हाथ के बने हुए कपड़े जो है वो ज़्यादा महंगे होंगे। ऐसी परिस्थिति में जो भारतीय बाजार है, जब वो खुल गया तो वो इंग्लैंड के पूंजीवादी व्यवस्था और साथ ही मशीनों से बने हुए कपड़ों के सामने टिक न सका जो भारतीय वस्त्र उद्योग है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यही कारण रहा कि भारत में जो धीरे धीरे जो ऐसे कपड़ों के केंद्र थे उनका पतन होना शुरू हो गया, या पतन की ओर वो बढ़ चले। दूसरा ये है, अगर हम देखें जो स्थानीय बाजार हैं, वो स्थानीय बाजार भी धीरे धीरे एक तरीके से समाप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि उन स्थानीय बाजारों में जो अंग्रेजी सामान है वो अंग्रेजी सामान पहुंच रहे हैं, और साथ ही अब एक तरीके का जो कंपटीशन है, जैसा कि मैंने कहा, जो प्रतिस्पर्धा जो अंग्रेजी उद्योगों के साथ है वो हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी। और जो अंग्रेजी उत्पाद हैं जो वहाँ मैनचेस्टर और लंकाशायर के बने हुए कपड़े हैं, उन व्यापारियों के वो भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में गए, जिससे आत्मनिर्भर भारतीय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो भारतीय उद्योगों और अगर हम देखें जो भारतीय जो औद्योगिक संरक्षण था उनको मिलता रहता था जो स्थानीय शासक थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थानीय शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जो कि उनको संरक्षण दे पाए, क्योंकि उनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। और यही कारण था कि उनको जब अंग्रेजी शासन से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इंग्लैंड के एक लेखक ने कहा कि अगर भारत का कोई अपना शासक होता तो वो भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए हर वो कदम उठाता। लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन का पहले ही दिन से ही ये उद्देश्य था कि अब वो अपनी व्यापारिक क्षमता को बढ़ाए और भारतीय उद्योगों का नाश करे। जैसा कि एस.एन. बनर्जी का जो मैंने शुरू में ही दिखाया, उनका जो वक्तव्य, जब वो ये बात बोल रहे हैं तो ये पूर्णतः सिद्ध हुआ कि कैसे जो भारतीय बाजार है न केवल उनका यूरोपीयकरण किया गया, अंग्रेजीकरण किया गया, जबकि भारतीय जो स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाते रहे। भारत में जो ट्रांसपोर्ट या अगर हम कहें यातायात की सुविधाओं का जो विकास है उसने भी इसे बहुत भारी मात्रा में प्रभावित किया, विशेष तौर से रेलवे के आने के बाद से। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य वो बोलते हैं और वो बताते हैं कि कैसे रेलवे ने भारतीय उद्योगों का विनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीय रेलों के आने से, भारतीय उत्पादों के आने से आसानी से जो भारतीय कच्चा माल है उसको इंग्लैंड भेजा जा सकता था। दूर दराज तक रेलवे बिछ गई और भारतीय आत्मनिर्भर गांवों की जो एक अपनी संरचना है उस संरचना को रेलवे ने तोड़ दिया, और दूर दराज के गांवों में जो स्थानीय आत्मनिर्भर व्यवस्थाएं थी वो टूट गई और अंग्रेजी वस्तुएं वहां तक पहुंची, जिसकी वजह से स्थानीय देसी उद्योग वो धीरे धीरे समाप्त होते रहे और उसमें एक बहुत बड़ा कारण माना गया। विशेष तौर से नदी जल जो मार्ग थे, उन नदी जल मार्गों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि उन जल मार्गों पर स्थित केंद्रों का पतन हुआ। अगर हम मिर्जापुर का इसका उदाहरण लें तो उसमें प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जहां मुख्य तौर पे धातु उद्योग प्रसिद्ध था और वहां से बनी हुई वस्तुएं अलग अलग हिस्सों में जाती थी विश्व के। तो चूंकि नदी मार्ग पे वो था और जब नदी मार्ग समाप्त हुआ, रेलवे आई, तो रेलवे के आने से मुगल सराय और उसके बाद दिल्ली तक के इस रूट में बंगाल से उसमें वो दूर हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पतन होता चला गया। उसी तरीके से अगर हम देखें बड़े पैमाने पे इसकी वजह से जो भारतीय उद्योगों का पतन है
उनकी पतन से बड़े पैमाने पे दबाव खेती पे पड़ा। खेती में जो है उतना अधिक उत्पादकता नहीं दिखी और जो स्थानीय स्तर का जो केंद्र थे, जो शहर थे, मैंने कहा कि उनका धीरे-धीरे वो पतन होना शुरू हुआ। मुख्य तौर पे वो केंद्र जो कभी भारत में व्यापारिक केंद्र के तौर पे देखे जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बड़े पैमाने पे भारत में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें दिखाई देता है। साथ ही भारतीय कृषि जो किसी व्यापार का एक महत्वपूर्ण रीढ़ हुआ करती थी भारतीय व्यापार का, वो भारत में अंग्रेजी नीतियों की वजह से वो भी छिन्न-भिन्न हो गई। पिछले मॉड्यूल्स में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, रैयतवारी, महालवारी और इसके साथ ही साथ जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त ने कैसे भारतीय कृषि का हालात जो है वो खराब कर दिए और उसकी वजह से भारत में जो उद्योग हैं, उन उद्योगों का पतन होना शुरू हुआ। स्थानीय कृषि का और स्थानीय कृषि केवल और केवल एक तरीके से अगर हम देखें उसका वाणिज्यीकरण हुआ और वाणिज्यीकरण की ओर से भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो एक कच्चे माल का उत्पादक बन गई, न कि भारत में अगर हम देखें तो वो उस तरह की उत्पादक व्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाई। इन नीतियों की वजह से भारत में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या विऔद्योगीकरण होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले मॉड्यूल में हम इस पे दिए गए विभिन्न विचारों को देखेंगे। थैंक यू।